तो कहानी की शुरुआत मॉस्को में प्रेजेंट डे से होती है, जहां हम एजेंट रोज को देखते हैं। वो छुपते हुए एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी एजेंट प्रेस्कोट होता है। एजेंट प्रेस्कोट एजेंट रोज को बताते हैं कि आजकल कई सारे टेररिस्ट ग्रुप एक देश से दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में वॉर करवाना चाहते हैं। एजेंट रोज पूछते हैं कि क्या इन सारे हमलों के पीछे एक ही तरह के लोग हैं। इस पर एजेंट प्रेस्कोट बताते हैं कि वो कोई लोग नहीं बल्कि स्क्रल्स हैं, जो कि अपने चेहरे बदलकर हम इंसानों के बीच छुपकर रह रहे हैं। एजेंट प्रेस्कोट कहते हैं कि ये कहानी आज की नहीं बल्कि 30 साल पुरानी है, जब स्क्रल्स धरती पर आए थे और कैरल डैनवर्स और निक फ्यूरी ने उनके लिए एक नया प्लैनेट ढूंढने का वादा किया था। लेकिन अब स्क्रल्स हमारी पृथ्वी पर ही कब्जा करना चाहते हैं। एजेंट प्रेस्कोट एजेंट रोज से निक फ्यूरी को धरती पर बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन एजेंट रोज बताते हैं कि निक फ्यूरी इस वक्त स्पेस में है और उन्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे उन्हें कोई सबूत देना होगा। अब ये सुनकर एजेंट प्रेस्कोट एजेंट रोज को स्क्रल्स के अगले हमले की इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि ये हमला पूरी दुनिया को जंग में घसीट देगा। एजेंट रोज उस सबूत को ले लेते हैं, लेकिन तभी एजेंट प्रेस्कोट को एहसास होता है कि एजेंट रोज असली नहीं है। एजेंट प्रेस्कोट उन पर हमला करते हैं और वो सबूत वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजेंट रोज उन्हें मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। मगर तभी कोई उनका पीछा करने लगता है। एजेंट रोज उस आदमी से बचकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। तभी मारिया हिल एजेंट रोज को बचाने यहाँ आ जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि जो आदमी एजेंट रोज का पीछा कर रहा था वो असल में टेलोस है और असल में एजेंट रोज भी एक स्क्रल है। टेलोस मारिया हिल को बताता है कि ये बुरे स्क्रल्स के साथ मिला हुआ था। मारिया हिल ये सब देखकर चौंक जाती है और हमें पता चलता है कि एजेंट प्रेस्कोट बिल्कुल सही थे। स्क्रल्स इंसानों की शक्ल में कई सारे बड़े ओहदों पर बैठ चुके हैं और अब स्क्रल्स देशों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब स्क्रल्स को रोकने के लिए मारिया हिल और टेलोस निक फ्यूरी को स्पेस से वापस धरती पर बुला लेते हैं। मारिया हिल निक फ्यूरी को लेने आती है। इसके बाद निक फ्यूरी टेलोस से मिलता है। फिर मारिया हिल और टेलोस निक फ्यूरी को ग्राविक के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुमने स्क्रल्स के लिए नया घर ढूंढने का वादा किया था, लेकिन ब्लिप के बाद से ही तुम कहीं गायब हो गए और इसीलिए अब ग्राविक स्क्रल्स के गुस्से का फायदा उठा रहा है और वो स्क्रल काउंसिल का सबसे नया मेंबर है और वही स्क्रल्स से ये सारे हमले करवा रहा है। मारिया हिल और टेलोस निक फ्यूरी को बताते हैं कि ग्राविक यहीं रशिया में है। वो कहते हैं कि स्क्रल्स पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कोई भी असर नहीं होता है और रशिया में कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स खाली पड़े हैं। ग्राविक ने उन्हीं न्यूक्लियर प्लांट्स को अपना अड्डा बना रखा है। टेलोस बताता है कि इन प्लांट्स का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, इसीलिए हम उनकी लोकेशन पता भी नहीं लगा सकते। अब निक फ्यूरी पूछता है कि ग्राविक का प्लान क्या है। मारिया हिल और टेलोस निक फ्यूरी को बताते हैं कि ग्राविक अमेरिका और रूस के बीच वॉर करवाना चाहता है। टेलोस कहता है कि अगर वो कामयाब हो गया तो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। फ्यूरी को अब ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कर्नल रोड्स को देखते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताते हैं कि निक फ्यूरी सेबर से कहीं गायब हो गया है और मारिया हिल ने निक फ्यूरी को कोई मैसेज भेजा था। कर्नल रोड्स कहते हैं कि वो मारिया हिल से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब सुनकर प्रेसिडेंट कर्नल रोड्स को ये सब संभालने का काम दे देते हैं। वहीं निक फ्यूरी बाहर वॉक कर रहे थे और यहाँ कुछ लोग निक फ्यूरी को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। यहीं एक लड़की बॉल से खेलते हुए निक फ्यूरी के पास आ जाती है। तभी उसकी मॉम आकर उसे यहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद निक फ्यूरी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो लोग फ्यूरी को सोनिया के पास ले आते हैं। यहाँ आने के बाद निक फ्यूरी सोनिया से बात करने लगता है। निक फ्यूरी छुपते हुए यहाँ रखे एक ओवल की आंख पर कैमरा लगा देते हैं। इसके बाद वो सोनिया से बात करते हैं। सोनिया निक फ्यूरी से पूछती है कि तुम यहाँ मॉस्को में क्या कर रहे हो। निक फ्यूरी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी ही तरह बागी स्क्रल्स को पकड़ने यहाँ आया हूँ। फ्यूरी सोनिया से पूछते हैं कि 2 दिन पहले ही कजाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में कुछ हथियारों की चोरी हुई है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। लेकिन सोनिया ऐसा बिहेव करती है कि वो इस सब के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। निक फ्यूरी सोनिया को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं, लेकिन सोनिया मना कर देती है और कहती है कि थैनोस के ब्लिप के बाद अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम अब वो पहले वाले निक फ्यूरी नहीं रहे हो। सोनिया कहती है कि तुम ग्राविक और उसके बागी स्क्रल्स का मुकाबला भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम वापस स्पेस में चले जाओ। अब यहाँ इतनी बेइज्जती करवाने के बाद निक फ्यूरी यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मॉस्को के साउथ वेस्ट में 312 किलोमीटर दूर एक न्यूक्लियर प्लांट को देखते हैं, जहाँ ग्राविक अपने स्क्रल्स के साथ रहता है। यहाँ आज एक नया स्क्रल जिसका नाम बीटो होता है, वो भी ग्राविक की टीम में शामिल होने आता है। गाया, जो कि टेलोस की बेटी है, वो बीटो को ग्राविक के पास ले जाती है। गाया भी ग्राविक के साथ ही होती है और इन सभी लोगों को अपने अलग घर चाहिए, जहाँ ये लोग अपने असली रूप में रह सकें। अब गाया बीटो को लैब के बाहर रोककर अंदर जाती है। यहाँ स्क्रल्स ने कई सारे इंसानों को कैद करके रखा होता है और स्क्रल्स ने उनका रूप ले रखा था
यहाँ एक स्क्रल पैगन एक दूसरे स्क्रल को एक इंसानी रूप लेने के लिए कहता है और फिर वो स्क्रल उस आदमी की मेमोरीज को भी ले लेता है। अब इसके बाद पैगन ग्राविक को जाकर बताता है कि निक फ्यूरी इस शहर में आ चुका है, लेकिन वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहा है और वो बूढ़ा भी हो चुका है। इसके बाद पैगन गाया को कुछ कैश देकर एक आदमी के पास जाकर उसे ये पैसे देकर 2 बैग लाने के लिए कहता है। गाया मॉस्को में आकर अब उस आदमी के पास जाती है। इसी दौरान टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हिल भी यहीं आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उस बम बनाने वाले आदमी के पास पहुंचते इससे पहले ही गाया उससे वो बैग लेकर चली जाती है जिसमें बम रखे थे। तभी मारिया हिल गाया को देख लेती है और गाया का पीछा करने लगती है। वहीं निक फ्यूरी और टेलोस उस आदमी से बम के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि वो आदमी भी एक स्क्रल है। टेलोस उस स्क्रल से फाइट करता है और निक फ्यूरी उस स्क्रल को शूट करके मार देता है। वहीं मारिया हिल गाया का पीछा कर रही होती है। गाया एक टनल में चली जाती है। मारिया हिल उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी गाया आकर उस पर हमला करती है और यहाँ से भाग जाती है। तभी टेलोस भी यहाँ आ जाता है और वो गाया को रोकता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये तो उसकी बेटी गाया है। टेलोस गाया से कहता है कि मुझे वो बम दे दो। टेलोस अपनी बेटी गाया से काफी समय बाद मिला होता है क्योंकि गाया उन्हें छोड़कर ग्राविक के साथ शामिल होने चली गई थी। इसीलिए अब टेलोस गाया को बताता है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी हैं। ये सुनकर गाया चौंक जाती है। वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। टेलोस गाया से कहता है कि तुम्हारी मॉम को ग्राविक के आदमियों ने ही मारा है। टेलोस गाया से कहता है कि वो बम मुझे दे दो, लेकिन गाया वो बम लेकर यहाँ से भाग जाती है, मगर वो एक तरफ जाकर रोने लगती है। अब रात में हम निक फ्यूरी और मारिया हिल को एक बार में देखते हैं। यहाँ मारिया हिल भी निक फ्यूरी से यही कहती है कि तुम अब पहले वाले फ्यूरी नहीं रहे हो। वो पुराना वाला फ्यूरी हर बार 3 कदम आगे रहता था, लेकिन अब तुम बूढ़े हो चुके हो। अब इसके बाद हम फिर से गाया को देखते हैं, जो कि बॉम्ब के बैग को ले जाकर पैगन को दे देती है, लेकिन इसके बाद गाया छुपकर अपने डैड टेलोस से मिलने आती है। टेलोस यहाँ गाया को सब कुछ बताता है कि ग्राविक ने ही तुम्हारी मॉम को मारा है। ये सब जानकर गाया अब टेलोस और निक फ्यूरी की साइड हो जाती है और टेलोस को बताती है कि कल यूनिटी डे पर ग्राविक 3 बम को विस्फोट करेगा और जो 3 लोग उन बम को बैग में ले जाएंगे उनमें से एक मैं भी हूँ। गाया कहती है कि मैं तीनों बैग्स पर इंफ्रारेड स्प्रे कर दूंगी। गाया टेलोस को उस जगह का नाम भी बताती है जहां बॉम्ब विस्फोट होने वाले हैं और फिर टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हिल को ये सब बताता है। अगले दिन ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग गाया को देखते हैं। उसके पास 2 बैग होते हैं। गाया बैग्स को किसी को दे देती है और वो लोग बैग लेकर कहीं जाने लगते हैं। ये तीनों उन लोगों का पीछा करते हैं। इसी दौरान निक फ्यूरी को वही लड़की दिखती है जिसे उसने पहले देखा था। निक फ्यूरी उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की भी एक स्क्रल होती है जो कि कई बार अपना रूप बदलती है। वहीं टेलोस और मारिया हिल जिन 2 आदमियों का पीछा कर रहे होते हैं वो दोनों उन्हें चकमा दे देते हैं और उन बैग में कोई भी बम नहीं होते। अब तभी ग्राविक निक फ्यूरी के सामने आता है और यहाँ बॉम्ब विस्फोट करता है। ग्राविक एक के बाद एक 3 बॉम्ब विस्फोट करता है जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। ग्राविक इसी चीज का फायदा उठाकर निक फ्यूरी का रूप ले लेता है और मारिया हिल को गोली मार देता है। तभी असली निक फ्यूरी यहाँ आ जाता है। ग्राविक यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब मारिया हिल की यहीं डेथ हो जाती है। अब इसके बाद हम साल 1997 में ब्रिक्सटन लंदन के एक सीन को देखते हैं। यहाँ कई साल पहले निक फ्यूरी ने कुछ स्क्रल्स को पृथ्वी पर बुलाया था ताकि वो लोग पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें और निक फ्यूरी उनके लिए स्पेस में घर ढूंढ सके। यहीं हम एक स्क्रल वारा को देखते हैं। वो एक छोटे स्क्रल को निक फ्यूरी से मिलवाती है और यही स्क्रल ग्राविक होता है। इससे पता चलता है कि पहले ग्राविक भी निक फ्यूरी के लिए ही काम करता था, मगर अब ग्राविक निक फ्यूरी के खिलाफ है। अब कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां मारिया हिल अब मर चुकी है और बम धमाके के बाद अब कुछ रशियन ऑफिसर आकर एक आदमी को अरेस्ट करने लगते हैं। वो आदमी लगातार कह रहा होता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ, ताकि सबको ये लगने लगे कि ये हमला अमेरिका ने करवाया है। अब यहाँ टेलोस स्थिति को देखते हुए एक ऑफिसर का रूप ले लेता है और निक फ्यूरी को यहाँ से निकाल के ले जाता है। इसके बाद हम निक फ्यूरी और टेलोस को मॉस्को से वॉर्सो जा रही ट्रेन में देखते हैं। मॉस्को में अब सभी ऑफिसर्स निक फ्यूरी को ढूंढ रहे होते हैं। यहीं अब निक फ्यूरी टेलोस से बात करते हैं। निक फ्यूरी को टेलोस से अब पता चलता है कि उसने जितने स्क्रल्स को पृथ्वी पर छोड़ा था उनके अलावा भी टेलोस ने यहाँ लाखों स्क्रल्स को बुलवा लिया था और अब लाखों स्क्रल्स इंसानों के भेष में पृथ्वी पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठ चुके हैं। अब ये सब जानकर फ्यूरी टेलोस पर भड़क जाते हैं। फ्यूरी टेलोस को यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद फ्यूरी लंदन में जाते हैं जहाँ मारिया हिल की डेड बॉडी को वापस अमेरिका ले जाया जा रहा होता है। यहाँ मारिया हिल की मॉम भी होती हैं। मारिया हिल की मॉम फ्यूरी से पूछती हैं कि मारिया हिल की मौत कैसे हुई। फ्यूरी ने सब कुछ बता देता है कि वो एक मिशन के दौरान मारी गई। मारिया हिल की मॉम फ्यूरी से कहती हैं कि उसकी मौत को जाया मत होने देना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं। यहीं हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की न्यूज में मॉस्को में हुआ बम धमाका छा चुका है।
और ये चीज अमेरिका और रशिया के बीच अब तनाव पैदा कर रही है। अब रात में हम ग्राविक को देखते हैं जो कि गाया के साथ काउंसिल की मीटिंग में जाता है। यहाँ यूके की प्राइम मिनिस्टर और नेटो की सेक्रेटरी चीफ जैसे लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन ये सभी लोग असल में स्क्रल होते हैं। मगर ये सारे स्क्रल इस वक्त ग्राविक के खिलाफ होते हैं। वो ग्राविक से कहते हैं कि तुमने इस वक्त हजारों लोगों को मार दिया है, जिससे हमारी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है और तुम्हें कोई अफसोस भी नहीं है। वो सब ग्राविक से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। ग्राविक उन सबसे कहता है कि कई साल पहले फ्यूरी ने हमसे कहा था कि अगर हम उसकी बात मानेंगे तो वो हमें हमारा एक प्लेनेट ढूंढ कर देगा। ग्राविक कहता है कि हमने उसका वादा निभाया, लेकिन फ्यूरी ने अपना वादा नहीं निभाया और हमें कोई भी प्लेनेट नहीं दिया। ग्राविक कहता है कि इसीलिए अब हम पृथ्वी के सारे इंसानों को खत्म करके इसी को अपना घर बना लेंगे। ग्राविक कहता है कि अब एक वॉर होगी। इस पर स्क्रल पूछते हैं कि अगर अवेंजर्स लौट आए तो क्या होगा। ये सुनकर ग्राविक कहता है कि उन्हें रोकने के लिए भी मेरे पास एक प्लान है। अब इसके बाद सारे काउंसिल मेंबर ग्राविक को अपना नया जनरल मान लेते हैं, लेकिन एक लेडी ग्राविक को अपना जनरल नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। वो लेडी तुरंत टेलोस को कॉल करके ये सब बता देती है। टेलोस उस लेडी से कहता है कि तुम मेरे और ग्राविक के बीच एक मीटिंग अरेंज करवा दो। वहीं ग्राविक मीटिंग के बाद वापस उसी न्यूक्लियर प्लांट में जाता है जिसे इन लोगों ने नया स्क्रलोस बना रखा है। यहाँ सारे स्क्रल्स काफी खुश होते हैं, लेकिन गाया अब फ्यूरी के साथ नहीं थी, इसीलिए वो सारी चीजों को अब ऑब्जर्व करने लगती है। गाया पेगोन का पीछा करती है और एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाती है। गाया को पता चलता है कि ग्राविक यहाँ डॉक्टर डाल्टन के साथ मिलकर एक मशीन बनवा रहा है जो कि स्क्रल को सुपर स्क्रल बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में हुए हमले के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों में लंदन में एक मीटिंग होती है जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट की जगह कर्नल रोड्स वहां जाते हैं। सारे देश कर्नल रोड्स से पूछते हैं कि हमले वाले दिन अमेरिका के 2 नागरिक निक फ्यूरी और मारिया हिल वहां मौजूद थे, जो कि कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। मगर कर्नल रोड्स कहते हैं कि निक फ्यूरी और मारिया हिल किसी पर्सनल ट्रिप के लिए भी वहां गए हो सकते हैं। अब मीटिंग के बाद कर्नल रोड्स के पास फ्यूरी की कॉल आती है जो कि कर्नल रोड्स को मिलने के लिए बुलाते हैं। निक फ्यूरी कर्नल रोड्स से मिलते हैं। फ्यूरी कर्नल रोड्स को स्क्रल्स के बारे में बताते हैं और कर्नल रोड्स भी स्क्रल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे और निक फ्यूरी उन्हें बताते हैं कि स्क्रल्स इंसानों के बीच इतना घुस गए हैं कि अब पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन स्क्रल है और कौन इंसान। कर्नल रोड्स ये सब जानकर कहते हैं कि हमें अवेंजर्स को बुलाना चाहिए, लेकिन निक फ्यूरी मना कर देते हैं क्योंकि अगर स्क्रल्स ने अवेंजर्स का रूप ले लिया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देंगे और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। निक फ्यूरी कर्नल रोड्स से कहते हैं कि हमारी लड़ाई है और हमें इसे मिलकर जीतना होगा, लेकिन अब कर्नल रोड्स फ्यूरी की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं और कर्नल रोड्स निक फ्यूरी को उनकी पोस्ट से फायर भी कर देते हैं। ये सब सुनकर निक फ्यूरी को काफी गुस्सा आता है, वो तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनिया एक मीट शॉप में जाती है। यहाँ एक रूम में कुछ लोग उसी आदमी से पूछताछ कर रहे थे जिसे उन्होंने हमले वाली जगह से उठाया था। सोनिया यहाँ आकर सारे आदमियों को बाहर भेज देती है और खुद उस आदमी से पूछताछ करती है। सोनिया सबसे पहले उस आदमी की एक उंगली काट देती है और वो उंगली हरी हो जाती है, जिससे सोनिया समझ जाती है कि यह आदमी एक स्क्रल है। इसके बाद सोनिया उसके अंदर बायोकेमिकल इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिससे उस स्क्रल की पूरी बॉडी जलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राविक को इस आदमी की लोकेशन का पता चल चुका होता है और वो इस आदमी को छुड़ाने के लिए यहाँ आने लगता है। यहीं ये आदमी अपना मुंह खोल देता है और बताता है कि ग्राविक डॉक्टर डाल्टन के साथ मिलकर एक मशीन बना रहा है। अब तभी ग्राविक यहाँ आ जाता है। उसके सारे आदमी यहाँ आकर यहाँ खड़े सभी ऑफिसर्स को मार देते हैं। सोनिया समझ जाती है कि ग्राविक अपने आदमियों के साथ यहाँ आ चुका है, इसलिए सोनिया इमरजेंसी एग्जिट से यहाँ से बाहर निकल जाती है। ग्राविक के आदमी इस आदमी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ग्राविक सबसे पहले उससे पूछता है कि तुमने उन्हें क्या बताया, मगर वो आदमी कहता है कि मैंने उन्हें सब कुछ झूठ ही बताया है। लेकिन इसी दौरान गाया पुलिस को मॉस्को में स्क्रल्स के अड्डे का पता बता देती है। इसके बाद ये सब वापस जाने लगते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि पुलिस उनके अड्डे पर पहुंच गई है। ग्राविक को लगता है कि इसी आदमी ने डर की वजह से उन्हें हमारा अड्डा बता दिया होगा, इसीलिए अब ग्राविक जंगल में जाकर उस आदमी को मरवा देता है। वहीं निक फ्यूरी फायर होने के बाद अब अपने घर जाते हैं, जहां हम उनकी वाइफ को देखते हैं जो कि वही स्क्रल वारा होती है और वो इंसानी रूप लेकर डॉक्टर प्रिसिला बनकर यहाँ रह रही होती है। निक फ्यूरी अपनी वाइफ से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ग्राविक के आदमी पैगन को देखते हैं जो कि बीटो और एक और स्क्रल के साथ रूप बदलकर रॉयल नेवी में पहुंच जाते हैं। वहीं ग्राविक सारे मेंबर ऑफ काउंसिल को यहाँ बुलाकर वही मशीन दिखाता है और बताता है कि हमारे 3 आदमी रॉयल नेवी में घुस चुके हैं और वहां से वो लोग यूनाइटेड नेशन पर हमला करेंगे। ग्राविक उन्हें बताता है कि इस हमले के बाद पृथ्वी के सुपर हीरो सामने जरूर आएंगे, इसलिए उनसे लड़ने के लिए हम इस मशीन से सुपर स्क्रल बनेंगे और सुपर हीरोज को हराएंगे। अब अगली सुबह हम फ्यूरी और वारा को देखते हैं, लेकिन इस बार चीजें पहले जैसी नहीं होती। फ्यूरी और वारा के बीच बहस हो रही होती है
और वारा भी इस वक्त ग्राविक के साथ ही मिली होती है। वारा फ्यूरी से कहती है कि ब्लिप के बाद मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, लेकिन फिर जब तुम दोबारा से वापस आए तो फिर से तुम कहीं गायब हो गए। वारा कहती है कि इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं वो बन गई जो मैं थी। अब तभी वारा के पास किसी की कॉल आती है। वो वारा से कुछ पूछता है, लेकिन वारा मना कर देती है। वारा अपना फोन वहीं रखकर कहीं चली जाती है, लेकिन फ्यूरी वारा के फोन को ध्यान से देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्राविक और गाया को देखते हैं। यहाँ ग्राविक को अब गाया पर शक होने लगा था कि गाया ही उनकी बात को पुलिस को बता रही है, इसीलिए ग्राविक गाया के साथ टेलोस से मिलने जाता है। इस वक्त कार में ये दोनों ही होते हैं और ग्राविक गाया के सामने कॉल पर किसी को बताता है कि आज रात 10 बजे नेपच्यून सबमरीन यूनाइटेड नेशन के प्लान पर हमला करने वाली है। गाया इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनती है। इसके बाद ये लोग टेलोस के पास पहुंच जाते हैं। ग्राविक जब टेलोस से मिलने जाता है तो गाया इस इन्फॉर्मेशन को एक फोन में टाइप कर लेती है। वहीं ग्राविक टेलोस से मिलता है। टेलोस ग्राविक से कहता है कि ये सब रोक दो, लेकिन ग्राविक साफ साफ मना कर देता है। यहाँ ग्राविक टेलोस को गाया को मारने की धमकी देता है। तभी टेलोस ग्राविक का गिरबान पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ बैठे सभी लोग ग्राविक का रूप ले लेते हैं, यानी कि ये सभी लोग स्क्रल हैं। ग्राविक सबको शांत होने का इशारा करता है, लेकिन फिर टेलोस ग्राविक के हाथ पर छुरा भोंककर यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्राविक अपने हाथ को हील कर लेता है, यानी कि ग्राविक उस मशीन से सुपर स्क्रल बन चुका है। ग्राविक बाहर आ जाता है। वहीं गाया दूसरा रूप लेकर टेलोस तक वो फोन पहुंचा देती है जिसमें गाया ने हमले के बारे में लिखा था। इसके बाद गाया और ग्राविक यहाँ से वापस चले जाते हैं। वहीं एक रेस्टोरेंट में फ्यूरी टेलोस से मिलता है। टेलोस फ्यूरी को बताता है कि गाया से पता चला है कि ब्रिटिश नेपच्यून सबमरीन यूनाइटेड नेशन के एक प्लान पर हमला करने वाली है। ये जानकर फ्यूरी सोनिया को तुरंत कॉल करता है और इससे फ्यूरी को नेवल कमांड हेडक्वार्टर के ऑफिसर इंचार्ज का नाम पता चल जाता है। उसके बारे में पता चलते ही फ्यूरी रात में टेलोस के साथ उसके घर में जाता है। वो दोनों छुपकर उनके गार्ड्स को मारते हैं और घर में जाकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस आदमी ने पहले ही सबमरीन में बैठे नेवी ऑफिसर्स को यूनाइटेड नेशन के प्लान पर मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया होता है। वो सभी लोग यूनाइटेड नेशन के प्लान पर हमला करने वाले थे। यहाँ टेलोस और फ्यूरी इस आदमी से हमला रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी ग्राविक के खिलाफ जाने से मना कर देता है। फ्यूरी टेलोस से इसका रूप लेकर हमला रोकने का ऑर्डर देने के लिए कहता है, लेकिन हमला रोकने के लिए इन्हें एक खास कोड बताना होगा जो कि सिर्फ इस आदमी को ही पता है। अभी जानकर फ्यूरी इस आदमी को गोली मारकर कोड बताने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कोड नहीं बताता। तब टेलोस उसे मार देता है और फिर वो तुरंत ही गाया को कॉल करता है, क्योंकि असल में यह आदमी भी एक स्क्रल है जिसने नेवी ऑफिसर इंचार्ज का रूप ले रखा था और असली ऑफिसर इंचार्ज ग्राविक के पास वहीं कैद है। इसीलिए टेलोस गाया को उस ऑफिसर इंचार्ज का नाम बताता है और गाया तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर उसकी मेमोरीज में से वो कोड पता कर लेती है। गाया टेलोस को वो कोड बताती है और एन मौके पर ही टेलोस उस आदमी का रूप लेकर हमला रुकवा देता है। इससे दोनों देशों के बीच वॉर का खतरा टल जाता है, लेकिन वहीं गाया समझ चुकी थी कि अब वो पकड़ी जाएगी, इसलिए गाया वहां से भागती है। तभी रास्ते में उसे ग्राविक मिल जाता है और क्योंकि इस हमले के बारे में ग्राविक और गाया ही जानते थे, इसलिए ग्राविक समझ जाता है कि गाया ही हमारे हमलों की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। ग्राविक यहाँ गाया को शूट करके मार देता है और फिर ग्राविक यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी की वाइफ वारा एक बैंक में जाकर एक गन बाहर निकालती हैं और फिर उन्हें किसी की कॉल आती है जो कि उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। वहीं गाया मर रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका जख्म हील होने लगता है और अब हमें पता चलता है कि भागने से कुछ समय पहले ही गाया ने भी उस मशीन के जरिए खुद को सुपर स्क्रल बना लिया था। अब यहाँ गाया बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी बीच हम साल 2012 का एक सीन देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पहले फ्यूरी और वारा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वारा ग्राविक के साथ है। अब वारा यहाँ बैठकर उसी आदमी का इंतजार करती है जिसने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। फिर यहाँ कर्नल रोड्स आते हैं, जिससे पता चलता है कि कर्नल रोड्स भी एक स्क्रल हैं जो कि ग्राविक के साथ मिले हुए हैं। कर्नल रोड्स यानी ये स्क्रल वारा को फ्यूरी को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन वारा फ्यूरी को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वारा आज भी फ्यूरी से बहुत प्यार करती है। वारा कर्नल रोड्स से कहती है कि ये फ्यूरी पुराना वाला फ्यूरी नहीं है जिससे हमें खतरा होगा, लेकिन कर्नल रोड्स किसी भी हाल में फ्यूरी को मारने का ऑर्डर देते हैं। वहीं निक फ्यूरी ने वारा के फोन में एक डिवाइस लगा दिया होता है जिससे निक फ्यूरी कर्नल रोड्स और वारा की ये सारी बातें सुन रहा था। फ्यूरी अब समझ चुका था कि वारा उसे मारने आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्राविक को देखते हैं जो कि पैगन और कुछ दूसरे स्क्रल के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट पर हमला करने का प्लान बना रहा था, लेकिन पैगन कहता है कि गाया या नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर ग्राविक उसे बताता है कि गाया धोखेबाज थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन वहीं गाया अब भी जिंदा होती है। वो अपने डैड टेलोस से बात करती है। गाया टेलोस से पूछती है कि स्क्रल को घर दिलाने के लिए उनके पास क्या प्लान है।
टेलोस कहता है कि उनका प्लान अभी सिर्फ ग्राविक को रोकना है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाकर उन्हें ये सब बताएंगे और प्रेसिडेंट फिर शायद उन्हें यहाँ रहने दें। लेकिन गाया ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि क्या आप अपने असली रूप में नहीं रहना चाहते। गाया अब अपने डैड को छोड़कर यहाँ से दोबारा चली जाती है। वहीं फ्यूरी की वाइफ वारा फ्यूरी को मारने घर पहुंच जाती है, लेकिन ये दोनों पहले कॉफी पीते हुए थोड़ी बात करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गोली चलाते हैं, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे की तरफ गोली नहीं चलाई होती। इससे ये दोनों जान जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब फ्यूरी वारा से कहता है कि ग्राविक के लोग तुम्हें मारने यहाँ जरूर आएंगे। वारा कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब इसके बाद फ्यूरी यहाँ से जाने लगता है। तभी वारा उससे कहती है कि क्या अगर वो अपने असली रूप में रहती तो क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करते। फ्यूरी कहता है कि शायद हमें ये बात कभी भी ना पता चल पाए, और ये कहकर फ्यूरी कहीं चला जाता है। इसके बाद हम एक स्क्रल को देखते हैं जो कि कर्नल रोड्स बन जाती है, यानी कि कर्नल रोड्स को इसी स्क्रल ने रिप्लेस कर दिया है। अब ये स्क्रल कर्नल रोड्स का रूप लेकर बाहर आती है तो यहाँ फ्यूरी बैठा होता है। कर्नल रोड्स उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फ्यूरी कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आया हूँ। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। तब फ्यूरी उसे यहाँ आने की असली वजह बताता है। फ्यूरी कर्नल रोड्स को इनडायरेक्टली धमकाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि प्रेसिडेंट का एक बहुत करीबी भी एक स्क्रल है, और अगर तुम चाहते हो कि प्रेसिडेंट को ये बात ना पता चले तो मुझे मेरी पोस्ट वापस दे दो। लेकिन कर्नल रोड्स यानी कि ये स्क्रल फ्यूरी को वही वीडियो दिखाता है जिसमें ग्राविक ने फ्यूरी का रूप लेकर मारिया हिल को मारा था। कर्नल रोड्स फ्यूरी से कहते हैं कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। फ्यूरी यहाँ से चला जाता है, लेकिन असल में फ्यूरी ने उस ड्रिंक में एक लिक्विड लोकेशन ट्रैकर मिला दिया था जिससे ये लोग कर्नल रोड्स का पीछा कर सकते थे। अब फ्यूरी और टेलोस कर्नल रोड्स का पीछा करते हैं। कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट को इंग्लैंड में रिसीव करने जाते हैं। यहाँ कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट को रशिया के खिलाफ वॉर लड़ने के लिए भड़काते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कर्नल रोड्स की बातों को सीरियसली नहीं लेते। फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही ग्राविक और उसके साथी प्रेसिडेंट की कार पर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे फाइट करते हैं। ग्राविक और उसके साथी जानबूझकर रशियन भाषा में बात कर रहे होते हैं ताकि सबको लगे कि ये हमला रशिया ने करवाया है। लेकिन तभी यहाँ फ्यूरी और टेलोस आ जाते हैं। वो लोग ग्राविक और उसके साथियों पर हमला करते हैं। प्रेसिडेंट अब भी कार में फंसे होते हैं। फ्यूरी और टेलोस प्रेसिडेंट को बचाते हैं। टेलोस कार के ग्लास को तोड़ता है। तभी ग्राविक सबसे पहले टेलोस को रोकने के लिए कहता है। पैगोन टेलोस को गोली मारता है, जिससे टेलोस अपने असली रूप में आने लगता है, और यहाँ एक स्क्रल को देखकर सभी इंसान चौंक जाते हैं। फ्यूरी सबसे कहता है कि हमारे साथ है। टेलोस तुरंत कार के ग्लास को तोड़ता है। फ्यूरी प्रेसिडेंट को बाहर निकालकर यहाँ से ले जाने लगता है। तभी ग्राविक आकर टेलोस को मार देता है। फ्यूरी ग्राविक पर गोली चलाता है, लेकिन ग्राविक अपने आप को हील कर लेता है, और ये देखकर फ्यूरी चौंक जाता है। ग्राविक यहाँ से चला जाता है। यहीं टेलोस अब मर चुका था। फ्यूरी टेलोस को यहीं छोड़कर प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ से चला जाता है। फ्यूरी प्रेसिडेंट को लेकर हॉस्पिटल में आता है, लेकिन प्रेसिडेंट इस वक्त बेहोश होते हैं। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। फ्यूरी वहीं बैठ जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्राविक अपने स्क्रल साथियों पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग मिलकर प्रेसिडेंट को नहीं मार पाए। यहाँ ग्राविक सारा दोष पेगन पर डाल देता है और कहता है कि तुमने अगर वो अवेंजर्स के डीएनए ढूंढ लिए होते जो फ्यूरी ने छुपाए थे तो मैं अकेले ही सबको मार देता। लेकिन पेगन अब ग्राविक के खिलाफ हो जाता है। वो ग्राविक से कहता है कि फ्यूरी ने तुम पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए उसने तुम्हें अवेंजर्स के डीएनए कहाँ रखे हैं ये बात नहीं बताई, तो हम तुम पर विश्वास कैसे कर लें। अभी सुनते ही ग्राविक को गुस्सा आता है और वो पेगन को मार देता है। इसके बाद ग्राविक अपने लोगों को वारा को उसके घर मारने के लिए भेजता है। सभी स्क्रल्स यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब स्क्रल्स ग्राविक के खिलाफ हो चुके थे। यहाँ अब ग्राविक भी अपना प्लान चेंज कर देता है। वो कर्नल रोड्स को कॉल करता है जो कि प्रेसिडेंट के पास हॉस्पिटल में जा रहे थे। ग्राविक कर्नल रोड्स से कहता है कि प्रेसिडेंट को बताना कि रशियंस के साथ स्क्रल भी मिले हुए थे। ग्राविक का प्लान होता है कि इस तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर और मासूम स्क्रल्स दोनों ही खतरे में आ जाएंगे, और फिर फ्यूरी को किसी भी हाल में अवेंजर्स का डीएनए मुझे देना ही होगा। अब इसके बाद कर्नल रोड्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फ्यूरी जानता था कि कर्नल रोड्स एक स्क्रल है, इसीलिए फ्यूरी उसे रोकता है, लेकिन कर्नल रोड्स यानी कि ये स्क्रल कहता है कि मैंने सभी न्यूज चैनल में तुम्हारी मारिया हिल को मारने वाली वीडियो दे दी है, और 1 मिनट में वो वीडियो न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होगी और पुलिस तुम्हें यहाँ ढूंढती हुई आएगी। अब फ्यूरी ये सुनकर तुरंत यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हर एक न्यूज चैनल पर वही वीडियो चलने लगती है और पुलिस फ्यूरी की तलाश में लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया एक और आदमी के पास जाती है जो कि एक स्क्रल था और वो एक ऊंची पोस्ट पर बैठा था। सोनिया उसे जान से मारने की धमकी देती है और डॉक्टर डाल्टन का पता ले लेती है
जो कि ग्राविक की सुपर स्क्रल बनाने वाली मशीन में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीटो और दूसरे स्क्रल अब मिलकर ग्राविक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राविक अपने खिलाफ जाने वाले सारे स्क्रल्स को मार देता है। ग्राविक का ये रूप देखकर सभी स्क्रल्स डर जाते हैं। वहीं फ्यूरी छुपते हुए एक जगह पर जाता है जहां उसे गाया मिलती है। फ्यूरी को पता चल चुका होता है कि ग्राविक ने कुछ सुपर हीरो और विलन्स के डीएनए चुराए हैं, जिससे वो पावरफुल बन गया है। लेकिन अब गाया उसे बताती है कि ग्राविक को असल में द हार्वेस्ट चाहिए, जिसमें सारे अवेंजर्स और विलन्स के डीएनए हैं। अब ये सब जानकर फ्यूरी फिनलैंड जाने लगता है। फ्यूरी गाया को अपनी वाइफ वारा के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो दोनों मिलकर टेलोस का फ्यूनरल कर सकें। इसके बाद फ्यूरी यहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले दिन सोनिया अपने ऑफिसर्स के साथ डॉक्टर डाल्टन के घर पहुंच जाती है। सोनिया उन्हें गन पॉइंट पर लेकर सब कुछ पूछ लेती है। इसके बाद सोनिया उनकी लेबोरेटरी को आग लगाने लगती है। तभी डॉक्टर डाल्टन का हस्बैंड अपने आप को छुड़ाकर डॉक्टर डाल्टन को मारने की धमकी देता है, लेकिन सोनिया एक ही हेडशॉट मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। वहीं गाया टेलोस की डेड बॉडी को लेकर वारा के घर पहुंच जाती है। यहाँ ये दोनों मिलकर टेलोस का फ्यूनरल करते हैं। फ्यूनरल के बाद ये दोनों बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ ग्राविक के लोग वारा को मारने आ जाते हैं। वारा तुरंत ही अपने हथियार निकालती है और फिर वारा और गाया दोनों मिलकर उन सभी स्कल्स को मार देते हैं। वहीं हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट को होश आ चुका होता है। कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट को बताते हैं कि आप पर जो हमला हुआ था उसमें रशियंस के साथ साथ स्क्रल्स भी मिले हुए थे। कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट को स्क्रल्स का नया स्क्रलोस दिखाते हैं और उस पर हमला करने के लिए कहते हैं। वहीं फ्यूरी अब फिनलैंड जा रहा था। तभी ग्राविक फ्यूरी के पास कॉल करता है और कहता है कि वो हार्वेस्ट मुझे दे दो और मैं ये सब रोक दूंगा। ग्राविक कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे प्रेसिडेंट स्क्रलोस पर बम गिराएंगे और फिर वॉर शुरू हो जाएगी। ये कहकर ग्राविक कॉल काट देता है। फ्यूरी अब फिनलैंड जाता है। फ्यूरी विडोज वेल पहनकर चेकिंग में बच जाता है। फ्यूरी सोनिया से मिलता है और उसे बताता है कि कर्नल रोड्स भी एक स्क्रल हैं। इसके बाद ये दोनों फ्यूरी के एक ग्रेव पर जाते हैं। फ्यूरी अपने ग्रेव पर एक फूंक मारता है, जिससे वहां रखा द हार्वेस्ट बाहर आ जाता है और इस द हार्वेस्ट में कई सारे सुपर हीरोज और कई सारे विलेंस का डीएनए मौजूद होता है। फ्यूरी द हार्वेस्ट को लेकर ग्राविक को देने का प्लान बनाता है और अपना सूट पहनकर और गन लेकर ग्राविक को बताता है कि वो आ रहा है। अब इसके बाद फ्यूरी अपनी वाइफ वारा को कॉल करता है और उससे बात करने के बाद फ्यूरी ग्राविक के पास उसी न्यूक्लियर प्लांट पर आ जाता है। वहां की रेडिएशन की वजह से फ्यूरी ठीक से नहीं चल पा रहा था। फ्यूरी किसी तरह ग्राविक के पास पहुंच जाता है। वो कुछ पिल्स लेता है ताकि वो ठीक रह सके, लेकिन वो पिल्स भी नीचे गिर जाती हैं। यहीं ग्राविक फ्यूरी से बात करता है और इन्हीं बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ग्राविक पहले फ्यूरी के लिए काम करता था और उसके कहने पर ग्राविक ने कितने ही लोगों को जान से मार दिया था। ग्राविक कहता है कि तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने हमें छोड़ दिया और इसीलिए अब ग्राविक सबसे पहले फ्यूरी को मारना चाहता है। ये दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट को रशियंस के खिलाफ भड़काकर उन्हें बॉम्ब लॉन्च करने के लिए कहते हैं। कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट को कुछ नकली सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं जिसमें रशियन टैंक होते हैं और उन्हें देखकर प्रेसिडेंट बॉम्ब लॉन्च करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन तभी सोनिया यहाँ आ जाती है। वो कर्नल रोड्स को कॉल करके कहती है कि फ्यूरी यहीं आ चुका है और वो प्रेसिडेंट को बॉम्ब लॉन्च करने से रोकना चाहता है, इसलिए तुम्हें प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालना होगा। यहाँ कर्नल रोड्स ये नहीं जानते थे कि सोनिया फ्यूरी के साथ मिली हुई है, इसलिए कर्नल रोड्स सोनिया की बात पर यकीन करके प्रेसिडेंट को दूसरे फ्लोर पर ले जाने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हर तरफ फ्यूरी को देखती है और तभी कोई उन ऑफिसर्स को शूट करके मार देता है। धीरे धीरे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई शूट करके मार देता है। वहीं फ्यूरी द हार्वेस्ट को ग्राविक को दे देता है और कहता है कि इसे लेकर अपने सभी लोगों को लेकर पृथ्वी से कहीं और चले जाओ। लेकिन ग्राविक ये बात नहीं मानता और द हार्वेस्ट लेकर उसे मशीन में डाल देता है। इसके बाद ग्राविक उस मशीन को चालू करता है और अपने आप को सुपर स्क्रल बनाने लगता है। फिर ग्राविक हल्क की पावर से फ्यूरी पर हमला करता है, लेकिन असल में ये फ्यूरी नहीं बल्कि गाया थी, जो कि फ्यूरी का रूप लेकर यहाँ आई थी और अब द हार्वेस्ट की वजह से गाया को भी पावर्स मिल गई होती हैं। गाया ग्राविक के एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देती है। वहीं हॉस्पिटल में असली फ्यूरी और सोनिया मिलकर सारे गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। फ्यूरी प्रेसिडेंट से कहता है कि कर्नल रोड्स एक स्क्रल है और असली कर्नल रोड्स उसी जगह पर कैद हैं जहां आप हमला करवा रहे हैं, इसीलिए आपको मिसाइल लॉन्च होने से पहले उसे रोकना होगा। लेकिन ये कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट से कहते हैं कि फ्यूरी पागल हो चुका है। प्रेसिडेंट अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसकी बात सुने। तभी फ्यूरी कर्नल रोड्स को शूट करके मार देता है, जिससे वो स्क्रल अपने असली रूप में आ जाती है और प्रेसिडेंट सब कुछ समझ जाते हैं। वो तुरंत ही बॉम्ब लॉन्चिंग को रुकवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाया और ग्राविक के बीच फाइट हो रही होती है। दोनों के पास ही कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की पावर थी,
जिससे दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन आखिर में गाया कैप्टन मार्वल की पावर का यूज करके ग्राविक को जान से मार देती है। इसके बाद गाया जाकर तुरंत उन सभी लोगों को छुड़ाती है जिन्हें ग्राविक ने यहाँ कैद करके रखा था। यहाँ अब सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रेसिडेंट टीवी पर आकर सबसे कहते हैं कि हम किसी भी गैर पृथ्वीवासी को अब नहीं छोड़ेंगे। और इसी स्पीच की वजह से अब कई सारे लोग स्क्रल्स बने लोगों को मारने लगते हैं। इस वजह से कई सारे मासूम स्क्रल जो कि ग्राविक के साथ नहीं थे वो भी मर जाते हैं, और कुछ लोग जो कि स्क्रल भी नहीं थे वो भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ सोनिया गाया से मिलती है और कहती है कि प्रेसिडेंट ने तुम लोगों के खिलाफ जिस जंग का ऐलान किया है उससे तुम लोगों को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सोनिया गाया को अपने साथ काम करने के लिए मना लेती है। वहीं फ्यूरी अब वापस स्पेस में सेबर पर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले फ्यूरी प्रेसिडेंट को कॉल करके वार्न करता है कि उसने जो किया है वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फ्यूरी जाने लगता है, लेकिन तभी फ्यूरी की वही वारा यहाँ आती है और वारा अब अपने असली रूप में आ जाती है। फ्यूरी वारा को बताता है कि क्री स्क्रल के साथ एक पीस एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं, और स्क्रल्स को लीड करने के लिए फ्यूरी वारा को अपने साथ स्पेस में ले जाता है। इसी एंडिंग के साथ सीक्रेट इन्वेंशन की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी सीक्रेट इन्वेंशन की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।